हेलो एवरीवन। मैं अपने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से नातेदारी या किनशिप से संबंधित कुछ अवधारणाओं को स्पष्ट करूंगी। इस प्रेजेंटेशन में नातेदारी की कुछ जटिल अवधारणाओं को लिया गया है, जैसे कि लीनिएज या वंश समूह। वंश समूह या लीनिएज किसे कहते हैं? वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार a lineage is a group of individuals tracing descent from a common ancestor। अर्थात वंश समूह वह समूह है व्यक्तियों का जो समान पूर्वज से अपना वंश निर्धारित करते हैं या मानते हैं। इसी संदर्भ में होयबल का ये मानना है, lineage is an extended unilateral kinship group descended from a known ancestor or founder who lived not 5 to 6 generation back, he in the case of patrilineage and she in the case of matrilineage is a real person nor a mythological or legendary figure। इसका हिंदी में सार है, वंश समूह विस्तृत एक वंशीय नातेदारी समूह है जिसका संबंध ख्यात पूर्वज या प्रतिष्ठापक से है जो कि 5 से 6 पीढ़ी पूर्व तक ही जीवित रहा हो। वह पुरुष है पितृवंशीय संदर्भ में और स्त्री है मातृवंशीय संदर्भ में। वह वास्तविक हो, ना कि पौराणिक या ऐतिहासिक हो। होबल की इस परिभाषा से, इस डेफिनेशन से यह स्पष्ट होता है कि जो पूर्वज है जिससे कि वंश निर्धारित हो रहा हो, उसका नाम लोगों की स्मृति में होना चाहिए। इसीलिए वास्तविक पूर्वज से ही वंश अनुक्रम तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। एक वंशीय इस संदर्भ में है, यदि पिता की ओर से तय हो रहा है तो चूंकि एक ही लाइन को लिया जा रहा है, क्रम को लिया जा रहा है, इसलिए एक वंशीय माना जाएगा। और इसी प्रकार से यदि माता से लिया जा रहा है तो वह मातृवंशीय समूह माना जाएगा और इसको कहा जाएगा एक वंशीय नातेदारी समूह। इसके साथ ही वंश समूह एक वंशीय होता है, एक वंशीय वंशानुक्रम होता है, या तो वो पिता की ओर से तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, या माता की ओर से। यदि पिता की ओर से निर्धारित होता है तो उसे पितृवंशीय कहा जाता है, और यदि माता की ओर से कहा जाता है तो उसे मातृवंशीय या मैट्रिलिनियल कहा जाता है। सामान्यतः जो भारतीय समाज है मुख्य रूप से वह पितृवंशीय है, और अगर उदाहरण जनजातीय समाज से देना है तो खारिया और भील जनजाति ऐसी हैं जो पितृवंशीय हैं। इसी प्रकार से मातृवंशीय जनजातियां हैं खासी और गारो जनजाति। मैंने अपने इस प्रेजेंटेशन में इस प्रकार के जो वंश समूह है उनमें किस प्रकार से निर्धारण होता है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और यही जो आगे हम अवधारणा गोत्र की पढ़ेंगे उसमें भी यही आधार लिया जाता है कि गोत्र किसे कहेंगे। मातृवंशीय वंश समूह या वंशानुक्रम, ये जो ट्रायंगल है ये पुरुष से संबंधित है, पुरुष को दिखाया जाता है। नातेदारी संबंधों को दिखाने में जो चिन्ह या प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं, सिंबल्स प्रयोग किए जाते हैं, और सर्कल में स्त्री को दिखाया जाता है। ये सभी नातेदारी चिन्ह हैं। ये आगे की स्लाइड में मैंने स्पष्ट किया है। यहां पर जो स्त्री है अर्थात जो लाल रंग से है, इससे संबंध बताया जा रहा है। जिससे संबंध बताया जाता है उसे ईगो कहा जाता है, और जितनी भी इसकी संतानें हैं अर्थात जो भी लाल रंग से हैं, ये सब मातृवंशीय परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि स्त्री से संबंध तय हो रहा है। इसी प्रकार से पितृवंशीय समाज में यदि पुरुष से वंश तय होता है, निर्धारित होता है, तो वह पितृवंशीय समूह कहलाएगा। नीले रंग से जितने भी
चिन्हों को रंग किया गया है, ये सभी पितृवंशीय वंश के हैं। अर्थात नीले रंग से ये पुरुष, उसकी जो संतानें हैं, ये सभी जो हैं वो नीले रंग से इस वंश के हैं। पुरुष का जो बेटी हैं नीले रंग की, इनकी जो संतानें हैं वो इस वंश की नहीं है। इनके जो पुत्रवधु है और जो इनके दामाद हैं अर्थात सन इन लॉ हैं, वो सब इस वंश के नहीं हैं। तो जितने भी लाल रंग से हैं वे इस वंश समूह के नहीं हैं। इसी प्रकार फिर से हम पुनः इस स्लाइड पे आ जाते हैं। इसमें स्त्री की जो संतान में पुरुष संतान है, उसकी जो संतानें हैं वे इस वंशानुक्रम में नहीं सम्मिलित होंगे। और यही नियम चलेगा जब हम आगे क्लैन को समझेंगे, गोत्र को समझेंगे। अब आ जाते हैं हम क्लैन या गोत्र या सिप की अवधारणा पे। मदान एंड मजुमदार ने विस्तृत रूप से गोत्र को परिभाषित किया है, क्लैन को परिभाषित किया है। इनके अनुसार a clan is often a combination of few lineages and descent may be ultimately traced to a mythical ancestor who may be human, human-like, plant, animal or even inanimate, जिसका अर्थ है कि गोत्र योग है कुछ वंश समूहों एवं वंशानुक्रमों का, जिसे संबंधित किया जा सकता है किसी कल्पित पूर्वज जो कि मानव समान, पशु, पेड़ या जड़ वस्तु है। समान टोटम से भी गोत्र को संबंधित किया जा सकता है। अर्थात गोत्र और जो वंश समूह है उसमें अंतर ये है कि गोत्र में जो पूर्वज है वो आवश्यक नहीं है कि वो वास्तविक हो, लेकिन जो वंश समूह है उसमें वास्तविक संबंध होना चाहिए पूर्वज से, या पूर्वज वास्तविक होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि कितने प्रकार के गोत्र होते हैं। सामान्यतः 2 प्रकार के गोत्र बताए गए हैं, मैट्रिलिनियल क्लैंस मातृवंशीय गोत्र और पेट्रिलिनियल क्लैंस पितृवंशीय गोत्र। मैट्रिलिनियल क्लैंस कौन से हैं? All the children of female ancestor are the member of the clans. जितने भी स्त्री पूर्वज की संतानें हैं वे सभी गोत्र की सदस्य मानी जाएंगी। इसमें जो परिवार की स्त्री है उसकी संतानें, उसकी बहन और बहन की संतानें सदस्य होंगी मातृवंशीय गोत्र की, लेकिन स्त्री के भाई और उसकी संतानें भाग नहीं होंगी मातृवंशीय गोत्र की। खासी और गारो इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार से जो पेट्रिलिनियल क्लैंस हैं या पितृवंशीय गोत्र हैं उसमें जितनी भी संतानें पुरुष पूर्वज की हैं वे सभी सदस्य होंगी पितृवंशीय गोत्र की। परिवार के पुरुष, उसकी संतानें, उसका भाई, भाई की संतानें सभी सदस्य हैं गोत्र की, लेकिन पुरुष की बहन और उसकी संतानें सदस्य नहीं है मानी जाएंगी गोत्र की। उदाहरण है खारिया और भील जनजाति। हम पुनः ये स्पष्ट कर सकते हैं जो हमने डिसेंट में बताया था या वंश समूह बताया था कि जो स्त्री है उसके जितने भी संतानें हैं और जो स्त्री
सदस्य हैं समान रक्त के, वो सभी एक गोत्र के सदस्य होंगे। और इसी प्रकार से जो पुरुष हैं, पुरुष संतानें हैं और उनकी जो संतानें हैं, उसमें चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो सभी सदस्य होंगे उसी पुरुष व्यक्ति के गोत्र के, जिससे कि हम संबंध तय कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। क्लैन या गोत्र बहिर्विवाही भाग है जनजाति का। क्लैन इज अ एक्सोगेमस डिवीजन ऑफ ट्राइब, अर्थात जो गोत्र के सदस्य होते हैं वे अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। दे मैरी आउटसाइड देयर क्लैंस। इसके साथ ही गोत्र के अपना समान टोटम हो सकता है, अर्थात टोटम समान रूप से मान्य हो सकता है संपूर्ण जो गोत्र है उसको, गोत्र समूह के सदस्यों को, और एक गोत्र के लोग सामान्यतः एक समान भूभाग पर निवास करते हैं। गोत्र का नाम किसी ऋषि, किसी टोटम, जो कोई पेड़ पौधा, जानवर या पशु जिसको हम कहेंगे इत्यादि के नाम पे हो सकता है, या किसी भूभाग पे, जैसे जौनपुरिया या कनपुरिया या इस तरीके के जो नाम दिए जाते हैं तो वो नाम हो सकते हैं। भारद्वाज गोत्र ऋषि के नाम पे गोत्र है, इस तरीके से उदाहरण हो सकते हैं, दिए जाते हैं, जिसमें कि इन नामों पर लोग अपने गोत्र का नाम रखते हैं। गोत्र वास्तविक रूप से अनेक वंश समूह का योग होता है और इसको स्पष्ट किया है इस चित्र के माध्यम से। ये जो नीचे की तरफ है ये लीनिएज यानी कि वंश समूह है, और कई वंश समूह मिला करके 3-4 जो भी हो सकते हैं एक गोत्र का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से कई वंश समूह मिलाकर के गोत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक वंश समूह मिलाकर के अनेक वंश समूह का जो योग होता है वो गोत्र का निर्माण करता है। अब आ जाते हैं फैक्ट्री, जिसको भातृदल या गोत्र समूह कहा जाता है। मजूमदार और मदान ने इसको फैक्ट्री को स्पष्ट करते हुए कहा कि जब अनेक गोत्र एक साथ संयुक्त हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, उससे जो समूह उत्पन्न होता है उसे फैक्ट्री या भातृदल या गोत्र समूह कहते हैं। Madan and Majumdar has opined that when a group of clans gets merged together for some reason or another, the emerging group is फैक्ट्री। इस अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक जो जनजातियां थीं, यूनानी जो जनजातियां थीं, उनके संदर्भ में किया गया था। अमेरिका और अफ्रीका की बहुत सी ऐसी वहां की जनजातियां हैं जिनमें फैक्ट्री या भातृदल के उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारत में भी टोडा जनजाति इत्यादि में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। फैक्ट्री या भातृदल को भी इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया, जैसे कि मैंने अपने पिछले वाले चित्र में डायग्राम में बताया था कि किस तरीके से अनेक जो वंश समूह हैं वो संयुक्त होकर के क्लैन या गोत्र का निर्माण करते हैं और फिर अनेक क्लैन मिलकर फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये क्लैन्स हैं जो मिलकर फैक्ट्री का
निर्माण कर रहे हैं। तो अनेक क्लैन मिलकर के फैक्ट्री का निर्माण करते हैं और क्लैन का निर्माण होता है अनेक वंश समूहों के माध्यम से। इसके बाद वंश समूह, उसके उपरांत गोत्र, उसके उपरांत गोत्र समूह और फिर आता है गोत्राद अर्थात जिसे हम मोइटी कहते हैं अंग्रेजी में। मोइटी एक अपने में जटिल संगठन है और इसको अमूर्त रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। एक प्रकार का सामाजिक संगठन है किसी जनजाति का, लेकिन इस अवधारणा को इस डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। मान लीजिए यह एक जनजाति है और ये जनजाति का सामाजिक संगठन है। तो एक जनजाति संपूर्ण रूप से ले ली जाए जो कि अनेकों वंश समूहों अर्थात लीनिएज, जिसमें अनेक क्लैंस या गोत्र आते हैं, अनेक गोत्र समूह आते हैं और वो गोत्र समूह किन्हीं कारणों से मिल जाते हैं और जब गोत्र समूह मिल जाते हैं तो वो मोइटी का निर्माण करते हैं। ये मोइटी का निर्माण करते हैं। तो दो भात दल या फैक्ट्री मिलकर मोइटी का निर्माण करते हैं और ये कहा जाता है कि गोत्राज जो है वो दो भागों में बटा होता है, 50-50 के रेशियो में बटा होता है। तो इस प्रकार से मोइटी इज अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन इन 2 पार्ट्स। ये माना जाता है कि ये दो भागों में विभाजित होता है बराबरी से, इक्वल हाफ्स होते हैं। दे आर एक्सोगेमस ग्रुप्स, ये बहिर्विवाही समूह हैं और इसके उदाहरण देखे जाते हैं। बहुत सी ऑस्ट्रेलियाई और उत्तर अमेरिकी जो जनजातियां हैं उनमें इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। कुछ उदाहरण है ईगल एंड हॉक मोइटी ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें कि एक का नाम ईगल के नाम पे, चील के नाम पे, दूसरा का नाम गिद्ध या हॉक के नाम पे है। इस तरीके के नाम जो हैं प्रचलित हैं बहुत सी जनजातियों में। अब इसके साथ ही जुड़ी हुई अवधारणा है एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह, जो कि विवाह की अवधारणा से भी संबंधित है और नातेदारी के संदर्भ में भी इसको स्पष्ट किया गया है, क्योंकि अनेक जनजातियां हैं उनमें जो परंपराएं हैं विवाह की वो आधारित हैं वंश समूह या गोत्र से या भातृदल से या गोत्राद या मोइटी से। तो इसलिए इसको यहाँ पे जानना आवश्यक हो जाता है। एंडोगेमी अर्थात अंतर्विवाह। It is a practice in which marriage partner is chosen from one's own social group. Example, caste in India is exogamous group. ये वह प्रक्रिया है या वह व्यवहार है जिसमें कि विवाह के लिए जो वर या वधू चयनित किया जाता है, चुना जाता है, वह अपने ही सामाजिक समूह से होना चाहिए, ऐसा सुनिश्चित किया जाता है। जैसा कि उदाहरण है जाति भारत के संदर्भ में, जिसमें कि वर और वधू अपनी ही जाति से चुने जाते हैं या अपनी ही जाति के स्त्री और पुरुष आपस में विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार से जाति एक अंतर्विवाही समूह है। एक्सोगेमी अर्थात बहिर्विवाह। बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि अपने सामाजिक समूह से बाहर जब व्यक्ति जीवन साथी का चुनाव करता है तो बहिर्विवाही समूह माना जाता है। Exogamy means marrying outside the social unit or group of which one is member. Means the person chooses the life partner or mate outside his or her group. Example,
उदाहरण है गोत्र एक्सोगैमी अर्थात अपने गोत्र से बाहर विवाह। इस आधार पर भारत के संदर्भ में निम्न प्रकार के बहिर्विवाह के नियम हैं। उसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा विख्यात है सगोत्र एक्सोगैमी, सगोत्र बहिर्विवाह। गोत्र की अवधारणा को जानना आवश्यक है गोत्र बहिर्विवाह की अवधारणा को जानने से पहले। ऋग्वेद में गोत्र का अर्थ लिया गया है गौशाला, गाय के झुंड, किला या पर्वत से या पहाड़ से। इस प्रकार से संभवतः ये माना जाता है कि जो लोग एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं वे एक ही गोत्र के सदस्य माने जाते हैं। लेकिन बाद में ये परिवर्तित हो गया कि यदि एक पूर्वज, समान पूर्वज, जिससे कि ये माना जाता है कि उस स्थान के सभी सदस्यों की उत्पत्ति हुई है, वे सभी सदस्य आपस में भाई बहन माने जाते हैं, इसलिए उनमें विवाह नहीं हो सकता है। इसी पे आधार दूसरा आधार दिया गया है प्रवर एक्सोगैमी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रवर कहेंगे, यानी कि प्रवर बहिर्विवाह। इसको स्पष्ट करते हुए कपाड़िया कहते हैं प्रवर इंडिकेट्स अ स्कूल ऑफ रिचुअल और लर्निंग टू विच अ पर्सन बिलोंग्स, अर्थात वह अनुष्ठान की क्रिया से संबंधित संप्रदाय है जिसे माना जाता है कि व्यक्ति उसका सदस्य है। इसलिए जो लोग भी ऐसे संप्रदाय के सदस्य हैं वे अपना वंश समूह किसी समान आध्यात्मिक व्यक्ति से निर्धारित करते हैं और वे एक ही प्रवर के सदस्य माने जाते हैं। चूंकि वे एक ही प्रवर के सदस्य हैं इसलिए वे आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः एक ही प्रवर के सदस्य वे होते हैं जो वो यज्ञ इत्यादि करते समय, अनुष्ठान करते समय किसी समान ऋषि का उच्चारण करते हों। समान ऋषि का उच्चारण करने वाले सभी सदस्य आपस में संबंधित होते हैं, इसलिए उन प्रवर के स्त्री पुरुष आपस में विवाह नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सपिंड बहिर्विवाह है जिसको हम पिंड भी कहते हैं। भारतीय परंपरा में मिताक्षर और दया भाग के आधार पर प्राचीन भारत में सामाजिक नियम बने थे और उसमें मिताक्षर के आधार पर या मिताक्षर के अनुसार सपिंड का अर्थ है समान रक्त कण, अर्थात जिन भी व्यक्तियों में समान रक्त कण हैं या समान रक्त कण वाले पूर्वज से अपना वंश समूह निर्धारित करते हैं तो ऐसे समान रक्त कण वाले स्त्री और पुरुष आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। दया भाव के अनुसार पिंड, जिसका अर्थ है चावल के गोले, इन चावल के गोलों का जो भी व्यक्ति या किसी समूह के सदस्य समान पूर्वज को अर्पित करते हैं वे एक ही पिंड के सदस्य माने जाते हैं, इसलिए वे आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से टोटम एक्सोगैमी, टोटम बहिर्विवाह है। ये सामान्यतः जनजाति समाजों में प्रचलित है। जिन भी जनजातियों का समान टोटम होगा, चाहे वह जीवित हो या जड़ हो, वस्तु हो, वह पवित्र माना जाएगा और
एक ही टोटम को मानने वाले या एक ही टोटम को पवित्र मानने वाले सदस्य आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जो नातेदारी चिन्ह या प्रतीक या सिंबल्स प्रयुक्त होते हैं जब हम जीनियोलॉजिकल या वंशावली निर्मित करते हैं, उसमें प्रयुक्त होने वाले चिन्ह हैं। ये जो ट्रायंगल है ये दर्शाता है पुरुष को, ट्रायंगल दर्शाता है पुरुष को। सर्कल या गोला दर्शाता है फीमेल को। और यदि इस तरीके से स्त्री और पुरुष के नीचे ये बनाया जाता है तो ये आपस में दिखाता है भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन के संबंध को, यानी कि एक ही माता पिता की जो संतानें हैं वो इस प्रकार से दर्शाई जाती हैं। अगर इसको ठीक उल्टा कर दिया जाता है इस तरीके से या इक्वल टू का सिंबल बनाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है मैरिज के लिए या विवाह संबंध बताने के लिए। इसी प्रकार से इसके नीचे, इस वाले फिगर के नीचे या इक्वल टू के नीचे इस तरीके की लाइन या लकीर बनाई जाती है तो वो दिखाता है डिसेंट या वंश समूह या वंशानुक्रम दिखाता है। यदि किसी व्यक्ति की वंशावली में मृत्यु हो गई, उसको दर्शाना है, तो इस तरीके से अगर पुरुष की मृत्यु हुई है तो इस तरीके से बना करके और उसे कट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से ये गोला है, उसको बना करके कट कर दिया जाता है तो ये मृत्यु दर्शाता है। यदि विवाह विच्छेद या तलाक या डिवोर्स को दिखाना है तो जो मैरिज का विवाह का जो सिंबल है उसको इसी प्रकार से कट कर दिया जाता है तिरछा, तो ये डिवोर्स का है। और जिस व्यक्ति से संबंध बताया जा रहा होता है वंशावली में, जीनियोलॉजी में, उसे ईगो कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जीनियोलॉजिकल सिंबल्स या किनशिप सिंबल्स हैं जिनको प्रयोग किया जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं नातेदारी संबंधों के। तो यहाँ पर ये नातेदारी से संबंधित अवधारणाएं समाप्त होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।